बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि कम से कम यहाँ लोगों में अगर इस प्रकार की जागृति भी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है कि जो ये सोचना भी शुरू किया कि हाँ कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो कंट्रोल कर रहा है, कोई मास्टरमाइंड है, कोई किंगपिन है जो इन सब व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया में। ये सोचना भी हम मुझे लगता है आधी सफलता है कि अगर हम लोग इस बात को कम से कम लोगों को समझा भी पाए, बता भी सकें और लोग सोचना शुरू कर दें कम से कम, तो ये आधी सफलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे आज मेरी एक कम्युनिस्ट मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, बहुत सारे आपको समाज में आदमी मिल जाएंगे। क्या ये जो सीक्रेट सोसाइटी है ये डिफरेंट आइडियोलॉजी को, डिफरेंट आइडिया को भी एक सर्टेन टाइम फ्रेम में प्रमोट करती है? जैसे कभी इन्होंने कम्युनिज्म को प्रमोट किया, कभी सोशलिज्म को प्रमोट किया, और अब इनका हथियार जो न्यू लिबरल डेमोक्रेसी है वो है। क्या ये अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में अपने दिमाग को चौकन्ना रखता है और उनको लगता है कि अगर ये आइडिया फेल हो रहा है तो उसके सामने कोई एक नया आइडिया फेंक दो, और उस आइडिया को लेकर के फिर उसके तरफ लोगों को झोंक देता है, और उसमें फिर उनकी एक बैटरी होती है जो उसमें लग जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में पिछले 75 वर्षों में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया है, जो कम्युनिज्म के बीच में और सोशलिज्म के बीच में या लिबरल डेमोक्रेसी के बीच में, जिसमें कि आप राइट विंग जिसको आप कहते हैं, जिसको आज हमारी सत्तारूढ़ पार्टी जो है सो राइट विंग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। कांग्रेस का एक सोशलिस्टिक व्यू पॉइंट था, और एक कम्युनिस्ट का कई राज्यों में शासन रहा और केंद्र में भी सहयोगी, सरकार की सहयोगी रही वो पार्टी। तो ये जो डिफरेंट आइडिया है, अलग अलग भौगोलिक सीमा में ये जो लोग हैं सीक्रेट सोसाइटी के, क्या वो इंथ्यूज करते हैं इस तरह के आइडिया को? यस, इसका मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम आई डोंट नो हमने कवर किया है कि नहीं, बट आप अगर इसका इतिहास स्टडी करोगे सोवियत यूनियन का, तो आप देखोगे कि जो अमेरिका में एक्ट्स लगे थे वो टाइम पे, ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट करके एक्ट था वहाँ पे, जहाँ पे जो अमेरिकी देश के जो कॉर्पोरेशन या लोग थे वो लोग दूसरे साइड को सपोर्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग देयर वेपन्स आर्सेनल क्या मिलिट्री। बट आप देखोगे तो यही लॉज को बाईपास करके रॉकफेलर्स ने एक्चुअली, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कैसे सोवियत यूनियन को खड़ा किया। ओके, आप इसका दूसरा उदाहरण, इसमें मैं किताब रेकमेंड करना चाहूंगा, बहुत ही छोटी किताब है, बट ये आप जो पूरा बात करें ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बैंकिंग, फिर फेडरल रिजर्व की बात है, तो ये पूरा कैसे, मतलब एकदम आई थिंक जस्ट लाइक 110 पेजेस समथिंग, वेरी शॉर्ट बट वेरी रिकमेंडेड रीडिंग। इट्स कॉल्ड नन डेयर कॉल इट कंस्पिरेसी बाय गैरी एलन। तो बहुत ही छोटी बुक में उन्होंने मतलब एक वेरी पर्टिनेंट फैक्ट्स दिए हैं कि कैसे ये लोग ही सारे साइट्स को क्रिएट करते हैं और फिर फॉल्स फ्लैग इवेंट्स, मतलब जो एक्चुअली में स्टेज किए जाते हैं, उनको सेटअप करके फिर ये साइट्स को कॉन्फ्लिक्ट में लाते हैं। बिकॉज देखो, अभी आपको एक सुपर पावर है दुनिया में, तो जब तक आप कोई टाइप का कोल्ड वॉर या कोई टाइप का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा नहीं करोगे, तो फिर आप अपना पावर एक्सपैंड नहीं कर सकते और सोसाइटी को फियर और कंट्रोल में रख नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग अपनी साइड्स भी खड़ी करते हैं और फिर साइड्स को कॉन्फ्लिक्ट में लाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण मैं दूं तो आप देखोगे कि माओ जो थे, उन्होंने इतना बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट किया चाइना में, जिससे ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोगों की मौत हो गई, और वो पूरा कम्युनिज्म में लेके जाने के लिए उन लोग ने सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तो क्या माओ के पीछे भी सीक्रेट सोसाइटी के लोग थे? माओ को प्रेस किया डेविड रॉकफेलर ने। एक्चुअली में न्यूयॉर्क टाइम्स में इस पे एडिटोरियल लिखा और उन्होंने बोला कि माओ ने जो किया वो बहुत ही अच्छा है और इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में एक मास मर्डरर का जो फूड शॉर्टेज और स्टारवेशन उसने इंटेंशनली क्रिएट किया, वो टाइप का सिस्टम सेटअप करके, उसको एक कैपिटलिस्ट, जो कि लोग सोचते हैं डेविड रॉकफेलर, वो प्रेस कर रहा है। और रॉकफेलर्स का खाली वो एडिटोरियल प्रेज नहीं है, बट आप देखोगे तो डेविड रॉकफेलर ही पहले आदमी थे जो चाइना में जाके चेस बैंक का पार्टनरशिप किया उन लोग के साथ और चाइनीज इकोनॉमी ओपन की, ताकि जो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स थे वो फिर चाइना में आके उसको यूज करके अपना एजेंडा आगे लेके जा सके। इसके लिए आज हम देख रहे हैं कि चाइना इस टाइप की टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड सोसाइटी बन गई है, बिकॉज चाइना का जो लीडरशिप और गवर्नेंस मॉडल है वहाँ पे, बिकॉज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक नहीं है और फिर जो लीडिंग पार्टी रहती है वो काफी सारी चीजें फोर्स से कर पाते वो लोग। इसके लिए आज देख रहे हैं कि चाइना की स्थिति ऐसी है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में चाइना के कंपैरिजन में तो रिलेटिव फ्रीडम ज्यादा है, बट हम देख रहे हैं कि
चाइना एक्चुअली में एक टेस्ट बेड है, जैसे मैंने पहले भी समझा है, बिकॉज उनका गवर्नेंस सिस्टम इस तरीके से सेटअप किया गया है। वहाँ पे ये सारे टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल आइडियाज, सोशल क्रेडिट सिस्टम्स, फेशियल रिकॉग्निशन, जिस तरीके से सर्वेलेंस स्टेट उन्होंने बढ़ाया है वहाँ पे, जिस तरीके से वो लोग कभी लोगों को सेंसर कर रहे हैं अपने विचारों पे, ये सब चाइना में लास्ट 5-6 सालों से चल रहा है। सो चाइना इज ऑलवेज यूज एज अ ग्राउंड कि ठीक है वहाँ पे चल गया तो फिर उनको ज़्यादा दुनिया की दूसरी एरियाज में परफेक्ट करने का एक चांस मिल सकता है। माय पॉइंट बीइंग कि ये जो भी सारी आइडियोलॉजीज है वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक हॉर्स शू थ्योरी करके इसको बोलते हैं, कि एक्चुअली में फार राइट और फार लेफ्ट उल्टा साथ में आके वो बेसिकली सेम लाइन पे कन्वर्ज करते हैं। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो कि नाजी जर्मनी में जो लोग रह रहे थे और सोवियत यूनियन में जो लोग रह रहे थे, अगर आप सोवियत यूनियन के सर्वाइवर्स की स्टोरीज पढ़ोगे, जो लोग गुलाग्स में सफर कर रहे थे, जिनको मतलब स्टालिन का पूरा एक सीक्रेट नेटवर्क था, जो जब उनको पता चलता था कि कोई डिसिडेंट है या कोई उनके रिजीम में मान नहीं रहा है तो उनको गुलाग्स में लेकर आते थे, टॉर्चर होता था, इम्प्रिजनमेंट होता था, उनसे स्लेव लेबर कराया जाता था, काफी लोगों के मर्डर्स हुए वैसे, और काफी लोग इससे बच के फिर यूएस में माइग्रेट होके इस पे किताब भी लिखी है ऐसी। तो आप देखोगे तो मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता जो लोग सोवियत यूनियन या कम्युनिस्ट सो कॉल्ड यूटोपिया में जी रहे हैं, या जो लोग नाजी जर्मनी में फैशिस्ट हिटलर के नीचे मतलब जी रहे हैं, उनके आउटकम सेम ही है वैसे। तो इसमें आप रिसर्च कर सकते हो पॉलिटिकल थियोरी में कि फैशिज्म एक्चुअली सोशलिज्म का फॉर्म है। ओके, तो जो लोग मानते हैं कि फैशिज्म एक्चुअली में मतलब आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ हाउ दे थिंक, इस पे मैंने मतलब काफी अध्ययन किया है, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ इट मैनिफेस्ट, कैसे प्ले आउट करता है इन प्रैक्टिकलिटी, इट्स ऑलमोस्ट द सेम।